मॉर्निंग स्टूडेंट, तुम लोगों को 12 क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर हो रहा है हिंदी इंग्लिश मीडियम। जब तक यह जो क्लास है प्राय चलते ही रहेगी सर। आइडियल कोचिंग सेंटर सोसराय यूनाइटेड बैंक के एटीएम के ऊपर है, उसी के सौजन्य से यह क्लास हो रही है। जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो भी ऑनलाइन पढ़ें और सरकार के आदेशानुसार जब होगा तब पुनः खुलेगी। संपूर्ण बिहार शरीफ में मात्र आइडियल कोचिंग सेंटर ही एक ऐसा है जो कि ऑनलाइन क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम दे रही है 10+2 का, और 10+2 का कोई भी नहीं दे रहा है क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम। तुम लोगों को बायोलॉजी की क्लास है तारीख 8 मई को स्टार्ट होगा। 8 मई यानी शुक्रवार, पहले ही बता देते हैं। इस होल चैप्टर में तुम लोग बताया जा रहा था फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, यानी हिमांक के अवनमन के बारे में हम लोग बता रहे थे। तो उसके लिए हिमांक का अवनमन क्या है तो हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए आगे। हम बताए थे कि कोई एक निश्चित ताप पर पदार्थ या द्रव या कोई भी गैस जमता है। यदि मान लीजिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर मेल्ट कर जाता है, जम करके ठोस कंपैक्ट हो जाता है, तब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं अवाष्पशील पदार्थ, जिसके कारण 100 पर नहीं जम करके और कम हो जाता है। जमने का ताप -1, -2, -3 ऐसा हो जाता है। तो क्या हुआ? हिमांक का अवनमन हुआ। तो उसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। तो इससे बोले थे कि राउल्ट 2 नियम दिया था, दोनों नियम को बताया गया है। अब देखना है हिमांक के अवनमन से अनुभार ज्ञात करना। हिमांक के अवनमन से अनुभार ज्ञात करना माने डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight from dispersion of freezing point of freezing point। यही देखना है कि हिमांक के अवनमन से अनुभार ज्ञात करना। अब जानते हैं कि कोई भी घोल होता है तो उसमें घुल भी रहता है और घोलक भी रहता है। मान लेते हैं कि कोई घोलक जिसकी मात्रा 20 ग्राम है, घुल है जिसकी मात्रा 1 ग्राम है। घुल के आणविक द्रव्यमान m है, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? A/m। देखते हैं इसको। माना कि घोलक की मात्रा, माना कि घोलक की मात्रा 20 ग्राम, उसी प्रकार से घुल की मात्रा बराबर 1 ग्राम है।
घुल का अनुभाग, घुल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर m है। तो घुल के मोलों की संख्या, घुल के मोलों की संख्या, पदार्थ की मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ की मात्रा A है, आणविक द्रव्यमान m है। ये हो गया क्या चीज? घुल के मोलों की संख्या। अब देखिए बी ग्राम घोलक में मोलों की संख्या A/m है। चूंकि बी ग्राम घोलक में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या A/m है, इसलिए एक में, इसलिए 1000 में। तो फिर वही हो जाएगा A गुना 1000 बटा m गुना घोल का सांद्रण, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, घोल का सांद्रण क्या चाहिए? Cm। तो Cm बराबर क्या हो गया? A बटा 1000 और m गुना b। ये हो गया सांद्रण बराबर। अब देखना आगे है कि हिमांक का अवनमन हम माने हैं कि डेल्टा TF है। तब चूंकि डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर डेल्टा TF, यही है, इसलिए हो जाएगा। आगे बढ़िए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा TF बराबर KF I/C, यही होता है राउल्ट के पहला नियम के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ Cm बराबर है A गुना 1000 बटा m गुना b। तो Cm के स्थान पर लिख सकते हैं, या डेल्टा TF बराबर KF इंटू A गुना 1000 बटा m गुना b। ये हो गया। तो m बराबर क्या होगा? 3 गुना कर दीजिए, या m बराबर सीधे m बराबर निकाल दीजिए। तो m बराबर हो जाएगा 1000 गुना KF और गुना A बटा m डेल्टा TF और गुना b। यही हो गया। तो देखिए इसको फिर समझ लीजिए बढ़िया से कि किस ढंग से हुआ। जो हम ये जो बताए डिस्पर्सन ऑफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसके द्वारा घुल के आणविक द्रव्यमान को मालूम करना। डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा घुल के आणविक द्रव्यमान को मालूम करना। तो मान देखिए कोई भी घोल होता है उससे 2 सबस्टांस होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो मान लिया कि सॉल्वेंट यानी घोलक का मात्रा B ग्राम है और घुला हुआ उससे मान लेते हैं घुल की मात्रा जो है सॉल्यूट का A ग्राम है।
ये भी मान लिए कि घुल का आणविक द्रव्यमान जो चीनी होगा, तो चीनी का आणविक द्रव्यमान होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 16, सबको हल करके निकाल देते हैं, कुछ आ जाता है, तो वो आणविक द्रव्यमान होगा। तो उसी प्रकार से घुल का मान लेते हैं आणविक द्रव्यमान m है, तो मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या होता है पदार्थ के मात्रा बटा उसका अनुभार, तो पदार्थ के मात्रा बटा अनुभार यानी A बटा M। अब मान लीजिए कि चूंकि 20 ग्राम घोलक में मोलों की संख्या किसकी, घुल के मोलों की संख्या A बाई M है, इसलिए 1000 में तो A गुना 1000 बटा M गुना B। ठीक है, घोल का जो सांद्रण है वो Cm, ये Cm के बराबर आया, ये जो इतना मान आया वो सांद्रण के बराबर है। सांद्रण को माना गया है क्या चीज, Cm, तो Cm बराबर है A गुना 1000 बटा M गुना B। अब देखना है क्या कि हम पहले मान चुके हैं या बता चुके हैं कि राउल्ट के 2 नियम, जिसमें अवनमन जो हिमांक का अवनमन होता है वो समानुपाती होता है उसके सांद्रण के, पहला नियम यही कहता था। तब हिमांक के अवनमन को हम लोग डेल्टा TF मानेंगे, तो वही लिखे कि पहला नियम यही था कि हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है Cm का, या हिमांक का अवनमन बराबर Kf इंटू Cm, जहाँ Kf एक स्थिरांक है, Kf है जो एक स्थिरांक है। तब हो गया यहाँ पर Cm और यहाँ देख रहे हैं Cm बराबर है A गुना 1000 बटा M गुना B, तो इस Cm के स्थान पर मान है जो रख दिया गया था, तो मान रख देने के बाद ये हो गया M बराबर 1000 गुना Kf गुना A बटा डेल्टा TF और गुना, तो ये हो गया M आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र हो गया। अब देखिए इससे संबंधित हिसाब वो देखा जाए। देखिए क्वेश्चन, 200 ग्राम 220 ग्राम जल में 9.0 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, घोला गया है। घोल के हिमांक निकालें। जबकि दिया हुआ है 1000 ग्राम जल के लिए अवनमन स्थिरांक बराबर 1.8, इतना दिया हुआ है। तो देखिए जल है तो जल हो गया घोलक, और उसमें ग्लूकोज है तो वो हो गया घोल। जो ग्लूकोज घुलेगा तो वो घोल होगा, और घुलेगा किसमें, जल में, तो वो हो गया घोलक। तो सबकी मात्रा
बी है घोलक की मात्रा, ए है घुल की मात्रा, कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा तो एम हो जाएगा। तो यहां देखिए 16 घोल घोल की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कितना है 9.0 ग्राम। ये घुल की आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाल दो। C6H12 O6, कार्बन का 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 12 और जोड़ 16 गुना 6, तो ये हो गया 12 6 72 और जोड़ 12 16 6 96। सबके जोड़ दीजिए, सबके जोड़ दीजिए, 2014 आलू 1 10 1 11 और 7 18 180। ये 180 हो गया आणविक द्रव्यमान। अब घोलक की मात्रा जो जल है, घोलक की मात्रा यानी जल की मात्रा, यानी ये हो गया 1 और ये हो गया m और ये हो गया b की मात्रा हो गया 220। अब सूत्र है m बराबर kf का मान दिया हुआ है, kf बराबर 1.86 सब हो गया। इसलिए सूत्र है डेल्टा TF बराबर 1000 गुना KF गुना A बटा 180 और गुना 120। अब मान बैठा दीजिए, m गुना b कर देते हैं, m गुना, अब सबका मान बैठा दीजिए। 1000 KF का मान हो गया 1.86, A का मान हो गया 9, M का मान हो गया 180 और गुना B का मान हो गया B बराबर 220। यही है, इस तुलना कट गया 2 5 दूनी 10 9 दूनी 18, 9 खत्म हो गया, 11 दूनी 22, ये हो गया इस प्रकार से 0.45 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डेल्टा TF का मान, ये हो गया डेल्टा TF का मान हो गया। तो इस ढंग से अब देखना है अतः घोल का हिमांक क्या होगा, तो 0 में इतना घटा दीजिए। अतः हिमांक बराबर 0 माइनस 0.45, बराबर माइनस में आ गया 0.45, इतना डिग्री सेल्सियस ये रहा।
आप धरिए इसको। देखते हैं एक आगे हिसाब। एक पदार्थ क्वेश्चन 1.355 ग्राम एक पदार्थ है जिसका आणविक द्रव्यमान 153.4 है। 55 ग्राम एसिटिक एसिड में घुलाने पर 0.618 डिग्री सेल्सियस अवनमन हुआ। अवनमन हुआ तब स्थिरांक होगा, तब के देखिए यहां पर कोई पदार्थ जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, जो घुल है घुल का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उस घुल की मात्रा दिया हुआ है कि 1.355 ग्राम है और उसका आणविक द्रव्यमान भी है कितना, तब 1.153.4 इतना है आणविक द्रव्यमान नहीं। देखिए घुल के रूप में चीनी रहता उसका निकाल लिया जाता, या ग्लूकोज रहता उसका भी निकाल लिया जाता, नमक रहता उसको भी निकाल देते। लेकिन जब कोई पदार्थ है तो आणविक द्रव्यमान तो जरूर CO देना है, वही मिला हुआ है। अब ये घुल हो गया, घोलक के रूप में एसिटिक अम्ल है, जिससे पानी उसमें पहला हिसाब में क्या था, पानी में घुला हुआ था ग्लूकोज, इसमें एसिटिक अम्ल में कोई पदार्थ घुला हुआ है, तो एसिटिक अम्ल 55 ग्राम है। और जब घुलाने पर क्या होता है कि हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक कम हो जाता है, यानी डेल्टा TF उसका मान हो जाता है 0.618 डिग्री सेल्सियस। तब कहता है कि KF यानी कांस्टेंट का मान निकालिए। इसके पहले वाला में कांस्टेंट का मान दिया हुआ था, तो जो देखते हैं निकाल करके क्या होता है। जो पहले दिया हुआ जो लिखिए, घुल की मात्रा A बराबर 1.355 इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यानी M बराबर दिया हुआ है 153.4, ये हो गया। अब घोलक की मात्रा यानी B की मात्रा दिया हुआ है 55 ग्राम, 55 ग्राम। और अवनमन यानी डेल्टा TF, डेल्टा TF ये दिया हुआ है 0.618 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब
सूत्र लिखते हैं। के एफ बराबर, ये निकालना है, के एफ बराबर, तो चूंकि के एफ बराबर के बताए हैं आपको सूत्र में कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू ए गुना 1000 बटा बी गुना एम। यहां निकालना है के एफ, तो इसलिए के एफ बराबर 0.618 गुना 55 गुना 153.4 बटा 1.355 और गुना 1000, ये हो जाएगा। तो जो काटना है वो काट सकते हैं, या हम कोई भी, ये हो गया 500, ये कट के हो जाएगा 0.309, ये हो जाएगा 511 55, 500 हो जाएगा 100, फिर आगे काट सकते हैं, ये हो गया 50, एक कट गया 7 दूनी 14, 2 इतना हो गया। उसी प्रकार से सब गुना कर दीजिए, और गुना कर 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ भी है, ये खत्म हो जाएगा। 309 गुना 11 और गुना इतना और बटा 13 55 और गुना, ये हो जाएगा। इतना हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 3.85 डिग्री, यही हो जाएगा। इतना हो गया आंसर इसका। इस ढंग से 2 हिसाब हो गया, दोनों न्यूमेरिकल किस पर, तब डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर 2 न्यूमेरिकल यहां बता देते हैं। अब देखते हैं इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। जो इसके सत्यापन करने के लिए समझा देते हैं कुछ, कैसे निकाल सकते हैं हिमांक का अपना मान लो। देखिए, हिमांक के अवनमन को ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए बैकमैन एक प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चित्र द्वारा समझा देते हैं इसमें। सिर्फ हिमांक का अवनमन को ज्ञात करना। हिमांक के अवनमन को ज्ञात करना, इसको ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस है, बेकमैन्स मेथड। इसके लिए बेकमैन मेथड का प्रयोग किया जाता है।
इसके लिए बेकमैन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है क्या, जो देखिए बता रहे हैं। एक उदाग्र नली होती है, ये उदाग्र नली है, जो मोटी दीवार की बनी होती है। नीचे का भाग मोटा होता है, जो निर्वात रहता है, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं रहता है। ये भाग वैक्यूम रहता है, निर्वात रहता है। ये भाग, इसको इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है, जिसका नाम है बेकमैन थर्मामीटर। यह थर्मामीटर जिसका नाम है बेकमैन थर्मामीटर। इसमें कॉर्क लगा दिया जाता है मुंह में, कॉर्क लगा करके बंद कर दिया जाता है। इसमें घोलक भरा हुआ रहता है, इसमें घोलक भरा हुआ रहता है। और इसको चलाने के लिए एक विचालक भी रहता है, इसको घोरने के लिए कि जंगे नहीं घोरे। इस संपूर्ण उपकरण को एक बड़ा परख नली में रखा जाता है। इसमें आइस, बर्फ का टुकड़ा लिया जाता है। इसमें भी एक विचालक लगा रहता है। इस प्रकार से ये है आइस मिक्सचर। इसमें ये है विचालक या विडोलक। ये है निर्वात। ये भी है विचालक या विडोलक। ये हो गया बेकमैन थर्मोमीटर। दो पात्र हैं, ए पात्र और बी पात्र। इसको समझ के बैठे ढंग से देखिए। डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताया जा रहा था, उस पर राउल्ट के दो नियम भी बताए। फिर फ्रीजिंग हिमांक के अवनमन से अनुभार भी निकाले, आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात किए, उस पर दो न्यूमेरिकल भी हुआ। अब देख रहे हैं
कि किस तरह से हिमांक का अवनमन हम ज्ञात कर सकते हैं प्रयोग में। तो उसके लिए बेकमैन नामक वैज्ञानिक था, वही सबसे पहले हिमांक के अवनमन को ज्ञात किए थे। इसलिए उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है बेकमैन मेथड। इसमें क्या है, तो दो पात्र है, पात्र ए और पात्र बी। पात्र जो बी है उसका नीचे की दीवार दोहरी स्तर का बना हुआ है, नीचे का दीवार जो है दोहरी स्तर का बना हुआ है, और इसमें भाइकम स्थान है, ये कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, निर्वात। इस नली में घोलक को ले लेते हैं, घोलक जिसमें घुल घुलता है, और घोलक को लेकर के इसको चलाने के लिए एक बिडोलक लगा देते हैं ये वाला, और इसी में एक थर्मामीटर लगाते हैं। वो थर्मामीटर का नाम है बेकमैन थर्मामीटर। फिर इस बी पात्र को, इसको एक बड़ा पात्र ए में रखते हैं। ये जो बड़ा पात्र है इसमें भी एक बिडोलक लगा हुआ है और हिम मिश्रण है। इतना देख रहे हैं। जब इस उपकरण को सजाकर रख दिया जाता है कुछ समय तक, तो बर्फ के कारण ठंडा हो जाता है। इसका प्रभाव निर्वात के कारण इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको हम बिडोलक से चलाते रहते हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो करके ये भी जमना आरंभ कर देता है। पहले कितना ताप था और जब बर्फ वाले पात्र में डाले तब कितना ताप हुआ, दोनों के ताप का अंतर निकाल लेते हैं हम थर्मामीटर से। पहले भी ताप का ज्ञात था मान, अभी ताप का मान ज्ञात हो जाता है। जो कम हो जाता है जब बर्फ में रखेंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगी, यानी वो जम जाएगा, और जमेगा घोलक तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, यानी अवनमन हुआ इसका। तो इतना तक ये था, इसको डील कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। तब जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 8 मई को बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा मन ला करके। और कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव का मात्र एक उपाय है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस को बना करके रहिए। थैंक यू।